नमस्ते। आज जो है इस भाग में हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राजपूतों की एकाएक उत्पत्ति हुई या ये लोग पहले से चले आ रहे थे, इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। जैसे V.A. स्मिथ ये व्यक्ति जो है अंग्रेजी इतिहासकार है, ये कहते हैं कि भाई 8वीं शताब्दी में एकाएक उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो वैसे राजपूतों का काल देखें तो 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में वास्तव में जो है एक राजपूतों के रूप में नई जाति जो है अपने को देखने को मिलती है। तो क्या ये वास्तव में नई जाति थी या ये लोग कहीं से बाहर से आए थे या हमारे यहीं से जो क्षत्रिय परंपरा थी उसी के अंतर्गत थे, तो उसको अपन आज इस भाग में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें अपन तो मौर्य काल जो अपने को ज्ञात है कि मोटे मोटे तौर पे पूरा भारत एक था, तो राजस्थान का भी जो है सारा हिस्सा उस समय मौर्यों के अधिकार में रहा होगा, क्योंकि बेरार से अपने को जो है बाबर का शिलालेख मिला है। तो जो ये हिस्सा था वो सिंध तक का क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त और अशोक के साम्राज्य का अंग था। अब मौर्यों के बाद ठीक है सिकंदर और यूनानियों के लगातार आक्रमण होते रहे। यूनानियों के लगातार आक्रमणों से, सिकंदर के लगातार आक्रमणों की वजह से कई सारी जातियां जैसे मालव, शिवी, योधेय, अर्जुनायन, ये सारी जो जातियां थी ये रहती थी पंजाब में, और पंजाब से जो है ये बार बार आक्रमणों की वजह से राजस्थान की ओर पलायन कर गई। ठीक है, अपने को ध्यान में है कि मालव जो है, मालवगण के सिक्के अपने को टोंक से मिले हैं। ठीक है, शिवी जनपद का समीकरण हम चित्तौड़ से करते हैं। अर्जुनायन, इसका समीकरण हम भरतपुर और अलवर के कुछ भाग से करते हैं। ठीक है, ये गंगानगर बीकानेर की तरफ से, बीकानेर उस क्षेत्र में करते हैं। अब जो है ये जातियां यहाँ बस गई। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आ गया। गुप्तों के समय में इन लोगों ने जो है गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली और गुप्तों के सामंत के रूप में गुप्त शासकों को राजस्व वगैरह ये देते रहे। गुप्तों के बाद, गुप्तों के अंतिम समय में, जब स्कंदगुप्त के समय में हूण आक्रमण अपने को देखने को मिलता है और स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को हराया था, तो उस समय और इन्हीं हूण आक्रमणों की वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन भी हुआ। जब इन हूणों का आक्रमण हुआ तो राजस्थान में इन जो जनजातियाँ थी या ये जो जनपद थे, इनको इन्होंने यहाँ से हटा के अपना अधिकार कर लिया। जैसे हूण मिहिर कुल ने चित्तौड़, बारडोली में शिव मंदिर का निर्माण कराया। अब समझने वाली बात यह है कि हूण जो है वो भारतीय तो थे नहीं, ये बाहर से आए थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय धर्मों को अपना लिया। एक्चुअली क्या है कि इसमें एक जो चीज़ मैटर करती है वो है संस्कृति। जब ये लोग आए इस देश में तो इन लोगों के पास अपना न कोई विशेष धर्म और न कोई विशेष संस्कृति थी। तो यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ के संप्रदाय ने इनको आकर्षित किया। इसकी वजह से कुछ लोग जो है वो शैव हो गए, कुछ वैष्णव हो गए। ठीक है, तो अलग अलग संप्रदायों का इन्होंने अनुसरण किया।
कुछ जो बाह्य आक्रमणकारी थे वो बौद्ध हो गए। जैसे कुषाण का अपने को देखने को मिलता है कि कुषाणों ने कनिष्क और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो इनके यहाँ ये जनजातीय कबीले हुआ करते थे। यहाँ संस्कृति और धर्म और इन पक्षों की जो है अवहेलना हुआ करती थी। लेकिन जब ये यहाँ आए, इन्होंने धर्म और संस्कृति के अलग अलग पक्ष देखे, तो इनका झुकाव इनकी तरफ होना स्वाभाविक हो गया। और व्यक्ति के रूप में हम ये जानते हैं कि जब हम किसी एक संस्कृति को या किसी एक संप्रदाय को जब हम स्वीकार करते हैं, तो हमें लगता है कि दूसरी संस्कृति और दूसरा धर्म जो है इसके मुकाबले कमज़ोर है। जैसे मिहिर कुल ने जब शैव धर्म स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्मावलंबी लोगों पे उसने आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार जो ये सारा प्रपंच हुआ, इसके दरमियान एक शब्द आया राजपूत। अब जो राजपूत है, एक शब्द है संस्कृत का राजपुत्र। हम हूणों की और इन सब बाह्य जातियों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो इतिहासकार राजस्थान के हुए हैं, उन्होंने जो है, जैसे टोड है, ठीक है, और आपके स्मिथ है, और आरजी भंडारकर हैं, ईश्वरी प्रसाद है, इन लोगों ने भी राजपूतों का जो समीकरण है वो विदेशी जातियों के साथ, जैसे जो अपने भंडारकर हैं, भंडारकर ने, आरजी भंडारकर ने, उन्होंने कहा कि ये जो है हूण थे, राजस्थान के जो राजपूत थे वो हूणों से निकले हुए थे, ठीक है, इसलिए इनकी चर्चा करना अपने लिए जरूरी था। तो संस्कृत का एक शब्द आया है राजपुत्र। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है, इस शब्द का, और ये शब्द अपने को संस्कृत में मिलता ही है, राजपुत्र। तो कुछ लोग जो कयास लगाते हैं कि इसी राजपुत्र से संभवतः राजपूत एक जाति सूचक शब्द हो गया। क्यों हो गया होगा? क्योंकि जब गुप्तों का पतन हो गया, ठीक है, गुप्तों के पतन के बाद जो है हूणों ने यहाँ अधिकार कर लिया, तो जो बड़े बड़े सामंत और जो राजा थे उनकी जो शक्ति थी वो बहुत क्षीण हो गई, वो बहुत कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो अपने रूप से अब कोई भी जाति जब कमज़ोर हो जाती है, या कोई भी एक वर्ग, इसको जाति न रूप के वर्ग लें, जैसे एक वर्ग था शासक वर्ग, ठीक है, जब इसकी शक्ति छिन गई, शक्तिहीन हो गया ये वर्ग, तो अपना महत्व दर्शाने के लिए और अपने को एक जाति के रूप में चिन्हित करने के लिए इन्होंने जो है राजपूत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस राजपूत शब्द का जो है प्रयोग इस समय किया जाता था 7वीं शताब्दी में, और हेनसांग ने भी जो है हेनसांग ने भी इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि भी राजपुत्र ही जो है वो कालांतर में ये लोग जो है शक्तिहीन हो गया। ये वर्ग जो शासक वर्ग था छोटे छोटे सामंतों में बदल गए, और इनके राज्यों पे जो है पहले हूणों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने, उसके बाद जो है 712 ईस्वी के आसपास अरबों के आक्रमण शुरू हो गए। जब दाहिर पे आक्रमण हुआ, ठीक है, उसके बाद अरबों ने और फिर उसके बाद तुर्कों ने निरंतर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इनकी शक्ति जो है वो बहुत कम हो गई। ये अपने पैतृक राज्य से वंचित हो गए, सामंत भी छोटे छोटे रह गए, और मुसलमानों के आने के बाद ये जो है राजवंशीय होने के कारण अपने आप को क्या कहलाने लगे? राजपूत, ठीक है। तो इस तरह 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते ये जो लोग हैं ये थे तो राजवंशीय, क्षत्रिय कुल से रहे होंगे, सामंत रहे हों, तो राजा और योद्धा वर्ग रहे होगा। तो ये जो योद्धा वर्ग है ये जो अपना राज्य खोकर क्या रह गया? राजपूत रह गया, ठीक है ना। तो इन्होंने एक जाति के रूप में इस शब्द को अपने पीछे लगा लिया। कदाचित इसका जो अर्थ यह है कि इसके पीछे इनका जो उद्देश्य है अपने आप को इस क्षत्रिय वंश का सिद्ध करना और अपना संबंध जो है पुराने राजपूतों से जोड़ना। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ भी जो अपने को कई शिलालेख मिलते हैं
जैसे अपने को जो आमेर का कछुआओं का शिलालेख मिलता है या और जो दूसरे शिलालेख मिलते हैं, उसमें ये सारे लोग जो हैं अपना संबंध कहीं ना कहीं उन वैदिक आर्य परंपरा के क्षत्रियों से जोड़ते हैं। ठीक है, अब जो इसको लेकर राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कुछ अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है, उनको हम देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों के क्या क्या मत है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये कुछ मत हमको दिखते हैं। पहला, विदेशी उत्पत्ति का मत। ठीक है ना। इस विदेशी उत्पत्ति के मत में कुछ प्रमुख इतिहासकार जो है वो है, उसमें पहला कर्नल टोड, स्मिथ, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद। ठीक है ना। कर्नल टोड ने सबसे पहले इनको माना सिथियन और शक। ठीक है। स्मिथ जो है वैसे तो राजपूतों को आदिम जातियों के उत्पत्ति मानते हैं कि खोर और जो है गोंड, खोखर, इन जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, और गुहिलों को जो है स्मिथ हूण मानते हैं। ठीक है। कुल मिला के टोड और स्मिथ जो है ये इसको हूण और सिथियन वंशों से मानते हैं। भंडारकर जो है इनको, ईश्वरी प्रसाद और भंडारकर ये दोनों जो है इनको राजपूतों को मानते हैं, गुर्जर जो संभवतः हूणों के साथ भारत में आए हुए थे। लेकिन सारे विद्वान इससे एकमत नहीं है, क्योंकि गुर्जर शब्द को लेकर थोड़ा सा भ्रम है। कुछ विद्वान कहते हैं कि गुर्जर एक जाति नहीं है, गुर्जर जो है वो एक क्षेत्र है, जैसे गुर्जरात्रा। इसलिए गुर्जर प्रदेश में रहने वाले लोग जो हैं वो गुर्जर कहलाए। ठीक है ना। तो विदेशी उत्पत्ति के संबंध में ये सारे विभिन्न विद्वानों के मत है। अब इनकी अपन देशी उत्पत्ति देख लेते हैं। देशी उत्पत्ति, इसके जो प्रमुख विद्वान जिसको मान सकते हैं हम, जिन्होंने जो है ये थियरी दी है, उनमें दो लोग हैं। ये एक है अपने चंद्र बरदाई और नैन्सी। ठीक है। मिश्रण ने भी जो है इनकी देखा देखी में इसको मान्यता दी। अब हम देखें तो इन्होंने क्या माना। इन्होंने माना विशेष तौर से ये खुरापात आई चंद्र बरदाई के दिमाग में। तो चौहानों की विशिष्ट उत्पत्ति बताने के चक्कर में इन्होंने कहा कि आबू में वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया। ठीक है। और इस यज्ञ से 4 क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वो 4 कौन कौन हुए थे? पहला तो गुर्जर, ठीक है, और परमार और चालुक्य और चौहान। गुर्जर, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है। ऐसा एक एक्रोनेम बना सकते हैं अपन, जिससे अपने को याद रखने में ये सुविधा हो जाती है। तो वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया और इन 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि असुरों का बड़ा आतंक जो है वो बढ़ गया था। समाज को उनसे मुक्त कराने के लिए क्षत्रियों की आवश्यकता थी। ठीक है ना। अब ये जो थियरी है, कुछ आधुनिक विद्वान इसको दूसरे रूप में देखते हैं। अब सीधी सी बात है, यज्ञ से तो कोई जो ह्यूमन बीइंग पैदा होने से रहा, तो उस यज्ञ के माध्यम से बाहर से जो लोग आए थे, यानी हूण, सिथियन, शक, कुषाण, वो सारे लोग जिनका संबंध भारतीय परंपरा की क्षत्रिय जाति से नहीं था, उनको क्षत्रियत्व धारण कराने के लिए, यानी यज्ञ के माध्यम से
उनको क्षत्रिय पदवी या पद देने के कारण या क्षत्रिय जाति में जो है दीक्षित किया हो, या क्षत्रिय जाति जैसे धर्मांतरण होता है ना, घर वापसी टाइप का मामला, तो उस तरह इस यज्ञ के माध्यम से जो है इन कुछ योद्धा जातियों को क्षत्रिय परंपरा में दीक्षित किया। ये एक जो है थियरी इसके पीछे हो सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऐसे विद्वान जो राजपूतों को यही की परंपरा के जो है आर्य परंपरा के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध जो 4 वर्ग हैं उन्हीं में से क्षत्रिय मानते हैं। तो क्षत्रिय, तो ऐसे लोग जो हैं सबसे पहले तो है सीसी वैद्य। ये मानते हैं वैदिक आर्यों से इनका संबंध। ठीक है, डॉक्टर ओझा और दशरथ शर्मा, इन्होंने जो है कहा कि ये लोग जो है जो राजपूत है ये भारतीय परंपरा में क्षत्रिय जाति के ही लोग हैं। ठीक है ना, और कालांतर में इनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया समाज पर। तो इन्होंने माना, इन्होंने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 2 समुदायों में बांट दिया। जैसे कि अपने को ध्यान में है कि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और कृष्ण को हम चंद्रवंशी मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा हालांकि जो है कृष्ण को यादव माना है, क्षत्रिय माना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको चंद्रवंशी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जो है बेसिकली मथुरा के राज्य से संबंधित थे। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र, तो सूर्यवंशी इन्होंने किन्हें किन्हें माना है? इन्होंने माना प्रतिहारों को, चौहानों को, गुहिलों को और राठौड़ों को। भाई प्रतिहार, चौहान, गुहिल और राठौड़ ये तो है सूर्यवंशी, और चंद्रवंशी माना है चालुक्यों को, यादवों को और भाटियों को। ठीक है, इनको इन्होंने माना है चंद्रवंशी। तो हीरानंद ओझा और दशरथ शर्मा इन लोगों ने जो है ये माना कि राजपूत और कोई नहीं, ये भारतीय परंपरा में जो चतुर्वर्ण में जो द्वितीय स्थान पर क्षत्रिय थे वो ही लोग जो है अपने आप को राजपुत्र के बजाय राजपूत कहलाने लगे, यानी कहलाया जाना इनको पसंद होने लगा और ये जो है राजपूत हो गए। और ये जो है सूर्य और चंद्रवंश से संबंध रखते हैं, प्राचीन क्षत्रियों से अपना संबंध रखते हैं। और सीसी वैद्य ने कहा है कि ये वैदिक आर्यों की ही संतानें हैं। ठीक है ना। अब जो है कुछ विद्वान इनको ब्राह्मण भी मानते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली 2 शिलालेख हैं, एक बिजोलिया का, ठीक है, और दूसरा जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बिजोलिया की शिलालेख में जो है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। ठीक है ना। इस वजह से जो है कुछ विद्वान इनको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरफ कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में जो है गुहिलों को ये आनंदपुरी के ब्राह्मण माना है कि ये आनंदपुरी में रहते थे और वहाँ के ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। ठीक है ना। इन दोनों शिलालेखों की वजह से कुछ विद्वान जो है इनको ब्राह्मण वंशी भी मानते हैं। ठीक है ना। जैसे गोपीनाथ शर्मा जो है गुहिलों को ब्राह्मण मानते हैं,
ठीक है। दशरथ शर्मा जो है वो परमाणु को ब्राह्मण मान रहे हैं, और भंडारकर जो है इस शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण मान रहे हैं। ठीक है। अब मामला कुछ भी हो, मामला ये है कि क्षत्रिय की पदवी कैसे प्राप्त की जाए। अब क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय पहला समाज का रक्षक, दूसरा राजस्व प्राप्त करने वाला। ठीक है। ये दो ही तो महत्वपूर्ण कार्य है क्षत्रिय के, और दो ही महत्वपूर्ण पद है, इनको प्राप्त करना चाहते हैं। अब कुछ जातियां, अगर इनका अपन सार निकालें तो सार ये है कि सार कुछ नहीं है। बात ये हो सकती है कि हूण, कुषाण, शक, सीथियन सारे लोग यहाँ आ गए और इन लोगों ने आपस में राजपूतों में संबंध स्थापित कर लिए। जैसा कि अपने को जानकारी मिलती है कि हूण राजकुमारी हरियावली से गुहिल राजकुमार ने विवाह किया था। ठीक है। इसलिए इनके आपसी विवाह संबंध भी स्थापित होने लग गए थे। पुराने ज़माने में भी अपने को ध्यान में है कि सुंग, कण्व, ये लोग जो है इन्होंने जो है राजत्व प्राप्त किया, लेकिन ये लोग ब्राह्मण वंशी थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो भारतीय समाज की परंपरा के हिसाब से भी अपन देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो है ये जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो जो समाज के रक्षक हुए, यानी जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से, जिन जातियों ने मिलकर समाज की रक्षा करने का प्रयास किया, उन समूहों ने अपने आप को मिलकर राजपूत कहना प्रारंभ कर दिया होगा। और राजपूत कहलाया जाना इसलिए भी जरूरी था, अपने आप का संबंध प्राचीन क्षत्रियों से या इस परंपरा से जोड़ना इसलिए भी जरूरी था ताकि उनको समाज के द्वारा क्या प्राप्त हो सके? राजस्व। तो मूल जो लड़ाई है, मूल मामला है, वो है राजस्व का। आपको जो है पब्लिक खुशी खुशी कर कब देगी? जब उसको ये लगेगा कि आप जो है उसी की परंपरा और संस्कृति के वाहक लोग हैं, आप उसकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध लोग हैं। विदेशी आक्रांताओं के रूप में आप हमेशा जो है ज़बरदस्ती ही वसूल कर सकोगे, लूट ही सकोगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम राजपूतों की उत्पत्ति को देखते हैं। अब जो है राजपूतों की उत्पत्ति के बाद हम जो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कल से, वो शुरू करेंगे मेवाड़ या गुहिल वंश। ठीक है। उसके बाद जो है हम गुहिलों की उत्पत्ति और गुहिल से लेके फिर आगे बप्पा और उसके बाद इतिहास शुरू करेंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति में मोटा मोटा रूप से मेरे दृष्टि में ये मामला था जो मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना? और आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर में।